झगड़ालू सास चालाक बहू। मंदसौर गांव में कमला और निराली नाम की दो सास बहू रहा करती थी। कमला बेहद ही झगड़ालू किस्म की औरत थी। मेज पर बैठी हुई कमला अपनी बहू पर बड़बड़ा रही थी। अरे बहू रानी, आज की तारीख में मुझ बुढ़िया को चाय पानी मिलेगा भी कि नहीं? एकाएक निराली नाश्ते भरी थाली मेज पर परोसती है। आ गई बहू रानी। अरे ऐसी भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही थी जो इतनी बखत लग गया? आजकल की बहुएं अव्वल दर्जे की फूहड़ हैं। फिर शुरू कर दिया आपने तानेबाजी सासू माँ। जब देखो भोर सवेरे नगाड़े की तरह बजती रहती हैं। महीने के 30 दिन आपकी बेतुकी बातों से मैं तंग आ गई हूँ। हाय 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 बेशरम भला, ये क्या बरसाती बादल की तरह गरज रही है? बहू को सास के सामने इतने ऊंची आवाज में झिझकना शोभा नहीं देता। हमारे दौर में बहू सास के सामने बुत बनी खड़ी रहती थी। माँ जी, आपका दौर गया जब बहुएं गऊ की तरह सीधी सादी हुआ करती थीं। ये निराली का नया दौर है, जहाँ आज की बहुएं नागिन की तरह बल खाती भी हैं और बैल की तरह सींग भी मारती हैं। इसलिए जरा बच कर रहना। शातिर बहू अपनी झगड़ालू सास को आईना दिखाकर रसोई घर का रुख कर जाती है और कमला फुफकारती हुई कहती है, बहुत तेवर दिखाने लगी है बहू रानी। अगर समय रहते इस नास पीटी निराली की डोर नहीं खींची तो कहीं ससुराल से सीधा आकाश का सैर सपाटा न करने लगे ये। सारा काम धाम खत्म करके निराली अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी खिड़की पर खड़ी कमला निराली को निहारती हुई कहती है, देखो कैसे आंखें सेक रही है, कुछ कर कमला। कमला सीधे अपने कमरे में जाकर धुले धुलाए कपड़ों के ढेर को जानबूझकर गंदा करके अपनी बहू के आगे पटक देती है। माँ जी, सामने से हटिए, जब देखो मेरे सामने स्टैचू की तरह आकर खड़ी हो जाती हैं। कमला हाथ बढ़ाकर टीवी का बटन बंद करती हुई गुस्से में घुर्राती हुई कहती है, क्यों री बहू, तेरे लिए बस पेट पहाड़ है क्या? रोज रोज बस रसोई घर में काम का निपटारा करके पलंग पर पसर जाती है। अरे ये कपड़े क्या तेरी अम्मा आकर धोएंगी? ये कपड़े तो मैंने कल ही धोकर धूप में सुखाए थे। ये बोर्डम बुढ़िया ऐसे बाज नहीं आएगी। जब देखो बहू को परेशान करने का बहाना खोजती है। अभी बताती हूँ इसे। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, इसलिए आज कपड़े आप धोइए। हाय री मेरे फूटे करम, यही दिन देखना बच गया था जब बहू के रहते सास कपड़े धोए। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कांताबाई नहीं। और आजकल तो वो भी मुंहफट की तरह बोलती है, इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। हाँ, वैसे भी आप तो घर घर जाकर बोलती फिरती हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, बस बहू के सामने ही आपको बुढ़ापा चढ़ जाता है। अरे कभी कभार अपने भी हाथ पांव चला लिया करिए, वरना ऐसा ना हो सोफे पर पड़े पड़े जंग लग जाए। हाँ हाँ बस कर बहू रानी, जा जाकर आराम फरमा। बहू अपने झगड़ालू सास को अपने चालाक चालबाजी से धूल चटाती है और कमला खुद में बुदबुदाती हुई कपड़े धोने बैठ जाती है। राजनीति खेल गई करमजली कामचोर, जाने कैसी लाल बुझक कर बहू पल्ले पड़ी है। हर बार मुझे मात दे जाती है, मगर कमला भी हार मानने वालों में से नहीं है। ऐसे ही समय बीतता है, मगर कमला का कलेश खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। गुजरते महीनों के मंजर के साथ सर्दियां शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर निराली कहती है, हे भगवान, न्यूज के आंकड़े के हिसाब से इस साल जोरों का जाड़ा होने वाला है। उसमें माँ जी की मक्खरता बिजली बिल बचाने के लिए ना तो पानी गर्म करने देती हैं, ना हीटर जलाकर हाथ सेकने देती हैं। क्या करूं? जल गई दिमाग की बत्ती। यही सलीका है अपनी झगड़ालू सास से बात मनवाने का। सवेरे घड़ी की ओर आंख गड़ाए हुए गुस्से में कमला कुड़कुड़ा रही होती है। घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है, बावजूद इसके ये लुगाई अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। काफी देर बाट जोहने के बाद कमला अपनी बहू के कमरे में आती है, जहां निराली रजाई ताने बैठी होती है। अरे क्या बात है बहू रानी, आज अनशन करने की ठाणे बैठी है क्या? खाने का वक्त हो चला है, मगर तूने अब तक चाय पानी भी नहीं पिलाया। इतनी काम चोरी करके जहन्नुम में जाएगी क्या? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। कृपया अपने कानपुर के किवाड़ खोल कर सुने सासू माँ, बढ़ती बर्फबारी को देखकर आज बहू का काम करने का मूड नहीं है। बस
बहू रानी बहुत हो चुकी तेरी चालाकी। पैरवी पैतरे समझी ना, चुपचाप रसोई में पहुंच जा वरना तेरी हेकड़ी निकाल दूंगी। माँ जी, हाथ तो मेरे भी नहीं बंधे। देखिए सासू माँ, इस सनसनाती सर्दी में मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजने वाली, और बिना बर्तनों के कैसे पकेगा खाना। तो आप मुझे बर्तन धोने के लिए गर्म पानी दीजिए। और उस बर्तनों के गर्म पानी का बिल भरेगा कौन? तेरा ससुर। एक तो ये निगोड़ी पानी बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है, उस पर तेरे फुहरपन का फंडा। तेरी चालाकी भरी चोचलेबाजी चलने वाली नहीं है। माँ जी, आप खुद तो एक खर भी नहीं उकसाती, सारी काम का बर्डन मुझ पर बहू को झेलना होता है। अगर आपको रजाई में पड़ी पड़ी पका पकाया खाना चाहिए तो मेरी मांगे पूरी कर दीजिए। बहू, तू अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ माँ जी, वही समझ लीजिए। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपके पास मेरी चुनौती मानने के सिवा कोई चारा नहीं। अब आपके दिमाग के घोड़े तो दौड़ ही रहे होंगे, क्योंकि कमला देवी के भेजे में राहु केतु जो डेरा डाले बैठे हैं। काफी देर झगड़ने के बाद भी कमला को कोई तोड़ नहीं दिखता और उसे अपनी बहू की बात माननी पड़ती है। मगर इतने पर भी कमला देवी अपने कदम पीछे कहाँ सरकाने वाली थी। वह भी कभी अपनी बहू का बनाया खाना बिगाड़ती तो कभी उसे कामों में उलझाए रखती। एक दिन रूपा पकवान से भरी परात लिए उसके घर आती है। कमला, आ रही हो कमला, कहाँ है? अरे आ गई। क्यों गला फाड़ रही है रूपा? कौन सी रेल छूट रही है? अरे कमला, कभी तो अपने कड़वे बोल छोड़कर मीठे मुंह बात कर लिया कर। अरे रूपा मौसी, जैसे शेर अहेर खाना नहीं छोड़ता, वैसे ही माँ जी को भी मीठे मुंह बात करने की आदत नहीं। इन्हें तो बस झगड़े की झांझ बजाना ही अच्छा लगता है। बात तो 100% सच कही तूने निम्मो बहू। अरे ये रूपा, तुझे निम्मो क्यों कह गई, निराली बहू? क्योंकि माँ जी आप कम्मो कहला सकती हैं तो मैं निम्मो क्यों नहीं? अरे बस दोनों सास बहू झगड़ा झंझट करने पर उतारू ना हो। ये ले कमला, मेरा परिवार मथुरा बरसाने गया है, वहाँ के पेड़े लाई हूँ, दोनों सास बहू मिल बांट कर खा लेना। रूपा पेड़े से भरी थाली कमला को थमा कर चली जाती है और निराली हाथ बढ़ाकर बोलती है, लाइए माँ जी मेरा हिस्सा। काहे का हिस्सा? चल भाग यहाँ से, ये मेरा घर है, इसलिए इस दहलीज पर मेरा हक है। कमला बेचारी बहू से झगड़ा करके थाली छीन झपट कर खाने में भिड़ जाती है। गुस्से में हाथ मलती हुई निराली खुद से ही कहती है, लड़ाकू विमान कहीं की हपसी बुढ़िया, मेरे भी हिस्से का पेड़ा खा गई। मैं बद्दुआ देती हूँ मेरी सासू माँ को बदहजमी हो जाए। अभी निराली ऐसा कह ही रही थी कि उसके दिमाग में रसोई में रखी एक शीशी की छवि उभरने लगती है। बद्दुआ से बात बने ना बने, मगर उस शीशी से सासू माँ को टॉयलेट के चक्कर लगाने से कोई नहीं बचा पाएगा। बस जरूरत है एक प्याली चाय पिलाने की। निराली झट से रसोई घर का रुख करती है और 2 कप चाय के साथ बाहर आती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्या बात है बहू रानी, ये देर दोपहर में चाय? माँ जी, सर्दी में चाय का कोई समय थोड़ी बंधा होता है, अब पी लीजिए। अचक्के में आकर निराली जमाल गोटे वाली चाय खुद ही पी जाती है और कुछ ही देर में सास बहू के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाय मोरी मैया, ये पेट में कैसा तूफान पल रहा है। अरे चिंदी चोर, क्या मिलाया था चाय में तूने? माँ जी, अगर जमाल गोटे वाली चाय आपने पी ली तो मेरे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? लगता है जमाल गोटे वाला चाय में ही कटक गई और मेरा पेट दर्द परात भरकर पेड़े खाने का नतीजा है, जिसे झगड़े से मैंने झपट लिया था। फिर क्या था, झगड़ालू सास और चालाक बहू कई दिन तक टॉयलेट के चक्कर लगाती हैं। उस समय न कमला का क्रोध काम आता है न बहू की बुद्धि। तो ये थी हमारी झगड़ालू सास और चालाक बहू की कहानी। 3 अमीर गरीब बहुओं की सवारी। शीशगंज गांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 3 बेटे हैं, महेंद्र, सुरेंद्र और गजेंद्र। शिल्पा अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू करती है। सोफे पर बैठी शिल्पा चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी पंडित जी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जय राम जी की शिल्पा बहन। पंडित जी, आप इतने सवेरे सवेरे विराजिए। वो तुम्हारे तीनों बेटों के लिए एक से एक लड़कियों की तस्वीर लाया हूँ, जरा देख लो, शायद कोई जच जाए। ऐसा कहते हुए पंडित जी तस्वीरों का थाक शिल्पा के हाथों में थमाते हैं। तभी शिल्पा की नजर पहले के 3 तस्वीर पर जा रुकती है। पंडित जी,
मुझे ये तीनों लड़कियां जच गई हैं। आप इन्हीं से मेरे बेटों की शादी की बात बढ़ाइए। अरे शिल्पा बहन, ये तीनों तस्वीर वाली लड़कियां अलग अलग तबके से हैं। ये त्रिशाला है, ये माया और ये गूंजा जो बगल के गांव के गरीब किसान की बेटी है। और त्रिशाला बड़े ऊंचे खानदान की और माया मध्यम वर्गीय घराने से है। अरे पंडित जी, शादी ब्याह के बंधन ऊपर से बंध कर आते हैं। ईश्वर की दया से मेरे घर में घटी नहीं है, ना मुझे दान दहेज का लोभ है। आप बात बढ़ाइए। पंडित जी की पैरवी पैतरे से पारिवारिक रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बहुओं की विदाई के साथ उन्हें दहेज में अलग अलग सवारी मिलती है। जैसे सबसे अमीर बहू त्रिशाला को महंगी लग्जरी गाड़ी, तो मिडिल क्लास बहू को स्कूटी और सबसे गरीब बहू गुंजा को एक दुधारू गाय मिलती है, जिसे लेकर बारात बहुओं के साथ अपने गढ़ लौटती है। दुल्हन के लिबास में ससुराल की दहलीज पर खड़ी दोनों बहू गुंजा की हंसी उड़ाते हुए कहती हैं, अरे कोई इस गरीब बहू की गाय को खूंटे से बांधो, वरना ये ऐसी ही नाक में दम करती रहेगी। जेठानी जी, मेरी बेजुबान गाय आपसे कोई मीठे मिष्ठान तो मांग नहीं रही, जो आप मेरी गौरी को देखकर ऐसे मुंह बना रही हैं। मुंह नहीं बनाऊं तो क्या तारीफ के पुल बांधूं? तुम्हारे बाप की दहेज देने की औकात नहीं थी, जो 2 कौड़ी की गाय थमाकर खदेड़ दिया। देखो, मेरे डैडी ने मुझे लाखों की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में दी है। सोचो कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे सामने से कार में सवार होकर गुजरूंगी। हाँ त्रिशाला, खूब मजा आएगा जब मैं और तुम कार और स्कूटी की सवारी करेंगे, वहीं हमारी गरीब देवरानी 2 कौड़ी गाय की सवारी करेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर गरीब बहू समझदारी से चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। समय बीतता है। एक सुबह तीनों बहुएं अपनी सवारी को साफ कर रही थीं। तभी त्रिशाला तफरीबाजी करते हुए कहती है, माँ। अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, अपनी सो कॉल सवारी की भोंपू बंद करने को कहो, इसकी गुहार हमारे कान फाड़ रही है। गूंजा रानी, तुम हमारी देखा देखी अपनी गाय को खामखा गीला कर रही हो, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद यह गोबर में सनी नजर आएगी और हमारी सवारी सप्ताह भर चमचमाती हुई दिखेगी। जेठानी जी, अगर आपको मेरी गाय गौरी के गोबर देने से डाह है तो आप भी गुसल खाने में घर बनाकर रंगारंग कार्यक्रम करते रहिए, किसने मना किया? यह सुनकर दोनों बहुएं गुस्से से फुफकारती हुई कहती हैं, तुम्हें तो हम देख लेंगे। देखो मगर प्यार से। समय बीतता है, बावजूद इसके तीनों बहुओं में अपनी अपनी सवारी को लेकर तू मैं बढ़ती ही जाती है। एक सुबह मेरी सवारी गाड़ी तुम दोनों की तुच्छ सी सवारियों को चुटकी में मात दे सकती है। त्रिशाला, माना की सवारी में मेरी स्कूटी तुमसे छोटी है, मगर ये मत भूलना कि मेरी एक्टिवा फर्रारी की तरह भागती है, इसलिए तुम दोनों मेरे आगे घर में ही घुटने टेक दो, वरना रेस के लिए तैयार रहो। मेरी दोनों जेठानियों, जब तक इंसान मैदान में महारथी साबित नहीं हो जाता, उसे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब तो रेस हो ही जाए। तीनों बहुएं अपनी सवारी का लोहा मनवाने के लिए रेस की शर्त स्वीकार कर लेती हैं और यह बात शिल्पा को बताती हैं। यही बेहतर है कि कम से कम इस रेस के बाद रोज रोज मेरा घर मछली बाजार तो नहीं बनेगा। अगले ही दिन जहां अमीर त्रिशाला अपनी कार, माया अपनी स्कूटी और गरीब बहू अपनी गाय पर सवार हो जाती है, पूरा गांव उनकी सवारी रेस को देखने के लिए मैदान में उतर जाता है। अब सुनो, जो अपनी सवारी के साथ इस नुक्कड़ से गांव की सीमा के पास पहले पहुंचेगा, वही जीत का ताज पाएगा। देखते हैं जीत किसकी होगी। तीनों बहू अपनी अपनी सवारी को दौड़ाने लगती हैं। त्रिशाला अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके सबसे आगे निकल पड़ती है, वहीं माया भी अपनी स्कूटी को रफ्तार से भगाती है। त्रिशाला कहती है, जीत तो मेरी ही होगी। अचानक त्रिशाला की कार का पहिया एक गड्ढे में बुरे तौर से फंस जाता है, वहीं माया की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मेरी स्कूटी को अभी साथ छोड़ना था, इसके तेल को भी अभी तेल लेने जाना था। आखिरकार जीत गुंजा और उसकी गाय गौरी की होती है, जिसके साथ पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका साथ देते हुए ठहाके मारकर शहरी बहुओं के सवारी गाड़ी का ठट्ठा उड़ाने लगती है। देख लो जेठानी जी, आज मुझ गरीब बहू की गौरी की सवारी ने मुझे जिता दिया। आप दोनों की दशा उस जीत में हारे खरगोश के जैसे है, जिसे अपनी तेज गति का घमंड था, मगर धीमी गति के एक कछुए ने उसे मात दे दिया, मेरी तरह।
गरीब बहू की यह बात सुनकर दोनों गुस्से से दांत पीस कर रह जाती हैं। समय बीतता है। एक रात गुंजा की सेहत उसका साथ छोड़ जाती है और शिल्पा कहती है, त्रिशाला, माया, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात को नींद में टांग क्यों अड़ा रही हैं? अरे गुंजा बहू की हालत बिगड़ गई है, अपनी गाड़ी निकाल, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माँ जी, गुंजा के पास तो हमसे बेहतर फरारी की सवारी है। उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब क्या होगा? मेरी गाड़ी ऐसे एरो गैरो के लिए नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ करिए। दोनों बहुएं अपनी रईसी का रौब झाड़कर गुंजा को दर्द में तड़पता छोड़कर सोने चली जाती हैं। शिल्पा अपनी सूझबूझ से घरेलू नुस्खे करके अपनी गरीब बहू के पास बैठी बिहान कर देती है, मगर कहते हैं कर्मा खुद को दोहराता है। एक दिन दोनों बहू अपने आमने सामने से आ रही होती हैं कि उनकी वाहन की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके चलते वह सड़क किनारे गिरकर बेहोशी की बोझलता में चली जाती हैं। तभी गुंजा, जो कि अपनी गाय को खेत खलिहान से चराकर खूंटा थामे घर की ओर बढ़ रही, उसकी गाय गौरी उन्हें देखकर जोरों शोरों से गुहार लगाती हुई पहुराई करने लगती है। गौरी, क्या हो गया तुझे? चारा खाकर तेरा पेट टंच नहीं हुआ क्या? क्यों रेक रही है? गौरी का इशारा बूझकर जैसे ही गरीब बहू पीछे पलटती है तो अपनी जेठानी को खून में लथपथ देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये तो मेरी जेठानी जी हैं। मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। गौरी, आज तुझे अपनी गरीब बहू के लिए रफ्तार में दौड़ना होगा। गुंजा उन्हें अपनी गाय पर सवार कर लेती है और उन दोनों को एक कपड़े से अपने कमर में बांध लेती है, जिसके साथ उसकी गाय तेज गति से रास्ते रौंदती हुई अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर की फौज उनका उपचार करने में जुट जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों बहू बेहोशी से बाहर आती हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप दोनों? डॉक्टर, हमें यहाँ कौन लाया? आप दोनों के शरीर से खून का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आपकी जान भी जा सकती थी। वो तो गनीमत है जो ये बेजुबान गाय और वो गरीब बहू आपको लेकर यहाँ आ गई। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहू समझ जाती हैं कि वह गुंजा और गौरी थी। तभी गुंजा भीतर आती है। शुक्र है जेठानी जी, आप दोनों ने आंखें खोल दी। गुंजा, हम दोनों ने कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर तुमने मसीहा बनकर हमारी जान बचा ली। हमारी सांसें तुम्हारी सवारी गाड़ी गौरी की देन है। उस घटना के बाद बहुओं के बीच बंधे अमीरी गरीबी की गांठ हमेशा की खातिर खुल जाती है, जिसके बाद वह फिर कभी अपने सवारी पर नहीं इतराती। साथ ही तीनों बहुओं के ताने बाने मधुर रिश्तों का मोड़ ले लेते हैं। 2 अमीर और एक गरीब प्रेस वाली बहू। बिलासपुर गांव में रहने वाली सरिता देवी के 3 बेटे थे, रंजीत, मंजीत और रवि। सरिता देवी के घर में शानो शौकत की कोई घटी नहीं थी। कुछ साल पहले ही सरिता देवी ने अपने 2 बेटों की शादी आहाना और मालविका नाम की रईस घराने की लड़कियों से की थी। एक शाम सरिता अपनी बहुओं के साथ बालकनी में बैठी हुई चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें कर रही थी। सासू माँ, देवर जी अब सयाने हो गए हैं, अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। सो तो है बहू, बस एक बार रवि पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो बस ब्याह ही तो करना है। सासू माँ, देवर जी 25 का पड़ाव पार कर चुके हैं। बिना देरी किए देवर जी के गजनी में बदलने से पहले सुंदर सी सजनी से नाता जोड़ दीजिए। तुम दोनों बहुएं बाज नहीं आओगी। जब देखो हंसी के हंसगुले फोड़ती रहती हो। माँ जी, आप तो जानती हैं आपकी दोनों बहुएं कपिल शर्मा की जबरिया फैन हैं। तीनों सास बहू ठहाके ही लगा रही थीं कि घर की डोर बेल बजती है। लगता है दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। देखो, सूरज भी तुम बहुओं के बातों से बोर होकर डूब गया। चलो नीचे। सरिता दरवाजा खोलती है तो दहलीज पर रवि अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर सरिता पूछती है, अरे रवि, ये तेरे बाजू में कौन खड़ी है? वो माँ। आहाना, लगता है दाल में कुछ काला है। देख देवर जी की जुबान कैसे डावाडोल हो रही है। अरे बुत बने खड़ा क्या है, बोलता क्यों नहीं? माँ, ये उपासना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। क्या बकता है? अरे तेरे कहने से ऐसे कैसे मैं किसी भी उठाई गिरी लड़की को अपनी बहू मान लूं? जाने किस जात बिरादरी की है ये गरीब। माँ, उपासना के पिता प्रेस करने का काम करते थे। 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया। ये सुनकर सरिता जमीन पर चित्त हो जाती है। ये देखकर दोनों बहू बुदबुदाते हुए कहती हैं, मालविका, माँ जी तो रायती की तरह फैल गई। अरे कहीं निपट तो नहीं गई? अभी तो दस्तावेज पर दस्तखत भी नहीं किया है इस बुढ़िया ने। उपासना सरिता को सहलाती हुई कहती है, माँ जी उठिए, माँ जी जल्दी से पानी लाइए। दूर हट बैरन बला, मुझसे नाता जोड़ने की जरूरत कैसे हुई?
कान खोलकर सुन ले रवि, सरिता देवी ने ये शानो शौकत अपने बलबूते पर इसलिए हासिल नहीं की कि कोई भी गरीब मेरी बहू बन जाए। मैं इसी पल तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल करती हूँ। माँ जी, ऐसा गजब न कीजिए, तुझे गरीब बला के गिड़गिड़ाने से तेरी दाल नहीं गलने वाली। उपासना, चलो यहाँ से। रवि और उपासना वहां से निकल पड़ते हैं। मेरे कारण माँ बेटे के बरसों के रिश्ते में फूट पड़ गई। अगर मुझे अंदेशा होता कि मुझसे शादी करना तुम्हारे जीवन के लिए श्राप बन जाएगा तो मैं तुमसे दूर चली जाती। उपासना, तुम खुद को क्यों दोष देती हो? भाग्य का लिखा टलता नहीं। रवि, ये लो, ये गहने बेच आओ। हाल फिलहाल में सर छुपाने की छत और कुछ पैसे तो चाहिए ना, इससे कुछ तो बन पड़ जाएगा। दोनों एक छोटी सी बस्ती के भाड़े के घर में गृहस्थी बसाते हैं। बचे हुए पैसे से उपासना प्रेस खरीद कर कहती है, रवि, मैंने सोचा है कि मैं इस्त्री का स्टॉल खोल दूं ताकि जो 4 पैसे आएंगे उससे इस घर का भाड़ा और इस गरीबी में हमारा गुजारा भत्ता चल बन जाएगा। उपासना की सोच में रवि उसे समर्थन देता है और उपासना बस्ती के बाहर बोर्ड टांग कर स्त्री का स्टॉल खोल लेती है। तभी कौशिक नाम का एक शख्स कपड़ों का ढेर लिए हुए वहां आता है। आइए काका। बेटी, ये कुछ प्रेसिंग के कपड़े हैं। प्रेसिंग का क्या कॉस्ट है? बेहद साधारण शुल्क है काका, नया नया कारोबार है। एक जोड़ी पैंट और शर्ट की प्रेसिंग के लिए सिर्फ 5 रुपए। ठीक है बेटी, ये सारे कपड़े प्रेस करके पुष्पांजलि रेजिडेंट में पहुंचा देना। वह गरीब बहू बड़ी लगन से कपड़े प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद वह गहरी सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है सारे कपड़े प्रेस हो गए, अब जल्दी से इन्हें गठरी में बांध कर दे आती हूँ। जब गरीब प्रेसिंग किए हुए कपड़े पुष्पांजलि रेजिडेंट पर पहुंचने आती है तो वह कौशिक के घर अपनी सास को पाती है। ये लीजिए कौशिक काका कपड़े। माँ जी, आप यहाँ? बहुत खूब मेरी गरीब बहू, अपनी रईस सास को रुस्वा करने के लिए तू लोगों के कपड़े लत्ते प्रेस करने लगी। बंद कर ये ढोंग और बता, कितनी नोटों के पुलिंदे लेकर मेरे बेटे का पीछा छोड़ेगी तू? माफ करना माँ जी, मगर ये गरीब बहू बिकाऊ नहीं। मुझ गरीब को चाहे अपनी हड्डियां गलाकर भी कमाना पड़ जाए तो भी मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। चलती हूँ। गरीब बहू की बात सुनकर सरिता गुस्से से बौखलाकर बुदबुदाते हुए घर आती है। 2 कौड़ी की गरीब गवार खुद को समझती क्या है? सरिता देवी के सामने बड़बोली बहू बनने की गुस्ताखी की कैसे इसने? मालविका, लगता है माँ जी का पारा चढ़ा हुआ है, यही सही मौका है दस्तावेज पर दस्तखत करने का। माँ जी, बैंक वालों ने ये पेपर भेजे हैं, आप जरा इन पर साइन कर दीजिए। सरिता बिना पेपर पढ़े लिखे दस्तखत कर देती है। गुजरते समय के साथ गरीब बहू की प्रेसिंग किए कपड़े पूरी सोसाइटी को पहली पसंद बन जाती हैं। एक दिन, क्या बात है रवि, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। क्या करूं उपासना, 1000 जगह नौकरी की अर्जियां दे चुका हूं, बावजूद इसके कहीं भी बात नहीं बनी। अजी धीरज धरिए, मेरे प्रेस का काम जोरों पर चल रहा है। अगर हम दोनों मियाँ बीबी मिलकर बांट कर काम करेंगे तो कपड़ों की प्रेसिंग से बेहतर कमाई होगी। बस आप प्रेसिंग के कपड़े लाने और पहुंचाने का काम संभाल लेना। ठीक है उपासना। सूरज की पौ फटने के कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी प्रेसिंग का काम शुरू कर देते हैं। गरीब बहू एक सवेरे से सांझ की बेला बीतने तक कपड़े प्रेस किया करती और रवि कपड़े पहुंचाता। इस तरह सभी घरों से आए हुए पैसे गिनती में गरीब बहू के लिए बेहतर आमदनी साबित होते हैं। उपासना, अगर कपड़ों की प्रेसिंग से इंसान इतना अच्छा पैसा कमा सकता है तो ये किसी और की चाकरी करने से बेहतर है। हर महीने के साथ गरीब बहू की प्रेसिंग के द्वारा मिली आमदनी में इजाफा होता चला जाता है, जिससे अब वह बस्ती से निकलकर एक बड़े घर की नींव रख लेते हैं, जिसके बाद फिर कभी उन्हें पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ सरिता की दोनों बहुओं का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ बुढ़िया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बर्तन चौका करना बाकी है। अरे बहू, इतनी ज्यादती तो कोई गैरों के संग भी नहीं बरतता। एक तो तुम दोनों ने धोखे से मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब अपनी सास के साथ ऐसा सुलूक कर रही हो। हाँ, ये बुढ़िया, बड़बोली बनने से बात नहीं बनेगी, काम कर, वरना वो रहा बाहर का रास्ता। अपनी रईस बहुओं की ज्यादतियों से उकताकर सरिता रोते बिलखते हुए घर से निकल पड़ती है और राह चलते हुए वह बेसुध होकर अपनी गरीब बहू के घर के बाहर बेहोश हो जाती है। रवि, लगता है बाहर कोई बेहोश पड़ा है, जरा जल्दी से पानी लाना। जैसे ही उपासना सरिता को सीधा करती है वह दंग रह जाती है। माँ जी, रवि जल्दी आओ। रवि अपनी माँ को अंदर लाकर लेटा देता है। उसी दौरान डॉक्टर भी वहाँ दस्तक देते हैं। डॉक्टर,
सासू माँ को क्या हुआ है? देखिए, इन्हें बढ़ते बुढ़ापे में खान पान अच्छा नहीं मिला और ज्यादा कामकाज करने के चलते इनकी दशा दुबली हो गई है। इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। कुछ ही देर बाद सरिता बेहोशी से बाहर आती है और बहू को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उन्हें सारी वारदात बताती है। बहू, मैंने जिस अमीर बहू पर आस लगाया उन्होंने मेरे साथ छल किया, और जिसे मैंने दुत्कार दिया वही गरीब बहू आज बुरे दौर में मेरा गढ़ बनकर खड़ी है। माँ जी, जो हुआ उसे बुरा दौर समझकर भुला दीजिए। इस तरह शान और शौकत छिन जाने के बाद सरिता देवी के घमंड से चढ़ी बहुएं काबू में आ जाती हैं। बुरे दौर में गरीब बहू ही उसका गढ़ ठहरती है। साथियों, कभी किसी को खुद से कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि जीवन का पासा कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता होता।